नमस्कार साथियों, मेरा नाम सागर तिवारी है और इस वीडियो में उत्तर प्रदेश बोर्ड का जो समाजशास्त्र विषय है उसमें एक चैप्टर है जिसका नाम है ग्रामीण समाज में विकास और परिवर्तन। इस चैप्टर से 2019-20 में 3 प्रश्न आए थे, बहुविकल्पीय जो टाइप का प्रश्न होता है, 3 प्रश्न आए थे इस चैप्टर से। तो ये 2020-21 और आगे की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण ये चैप्टर बन जाता है। तो इस वीडियो में 14 बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे और उसको अच्छे से समझेंगे, आराम आराम से समझेंगे, ताकि अगर उससे संबंधित किसी प्रकार का दीर्घोत्तरीय या लघुत्तरीय टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसको भी आराम से सॉल्व किया जा सके। तो पहला प्रश्न है इसमें, भूमि स्वामित्व के विभाजन के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें कृषिक संरचना दिया गया है कि भूमि स्वामित्व जो होता है, भूमि स्वामित्व मतलब कि कोई भूमि है उस पर किसका मालिकाना हक है, उसको भूमि स्वामित्व कहते हैं। तो भूमि स्वामित्व के विभाजन के लिए, यानी कि किस भूमि पर किसका स्वामित्व है, इसके विभाजन के लिए जो एक पूरी संरचना बनती है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको कृषिक संरचना बोलते हैं। तो कृषिक संरचना के बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लें, क्योंकि इसमें दीर्घोत्तरीय टाइप का प्रश्न बन सकता है आराम से कि कृषिक संरचना क्या होता है, इसके इतिहास के बारे में बताइए, इस टाइप का प्रश्न पूछा जा सकता है। तो थोड़ा सा कृषिक संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं। कृषिक संरचना को इंग्लिश में एग्रीकल्चरल स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि भूमि स्वामित्व का विभाजन होता है। एग्रीकल्चरल स्ट्रक्चर मतलब कि जो भूमि स्वामित्व है, यानी मान लीजिए एक कोई छोटा सा गांव है जिसमें 100 परिवार रहते हैं, उसमें 50 बीघे की वो गांव है। तो 100 लोगों का 50 बीघे में कुछ लोग उसमें ब्राह्मण रह रहे हैं, कुछ क्षत्रिय रह रहे हैं, कुछ हरिजन रह रहे हैं, SC ST कह सकते हैं, दलित रह रहे हैं। तो हो सकता है कि ब्राह्मण के पास 10 बीघे ज़मीन हो, 5 बीघे ज़मीन हो सकता है दलित के पास आधे बीघे ज़मीन भी ना हो या उससे भी कम हो। तो ये जो पूरी संरचना बनती है कि अलग अलग जातियों के पास, अलग अलग वर्ग के पास, या अलग अलग धर्म के आधार पे देख सकते हैं, या उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है इसके आधार पे, लैंगिक स्थिति के आधार पे, इन सब के आधार पे देख सकते हैं कि लोगों के पास कितनी कितनी भूमि उपलब्ध हैं। तो जो वो एक स्ट्रक्चर बनता है कि भिन्न भिन्न वर्गों के पास या भिन्न भिन्न लैंगिक लोगों के पास कितनी कितनी भूमि उपलब्ध है, तो उस स्ट्रक्चर को ही कृषिक संरचना या एग्रीकल्चरल स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो भूमि कृषिक संरचना दो तरीके से हो सकती है। एक तो हो सकती है समाजवादी कृषिक संरचना, मतलब ये कि मान लीजिए कि किसी गांव में 50 बीघे का गांव है, तो वहाँ पर हो सकता है कि जितने लोग उस गांव में रह रहे हों सभी के पास खेत समान हों, या सरकार की तरफ से कुछ ऐसी व्यवस्था की गई हो कि सभी को खेत समान रूप से दिए गए हों, किसी के पास ज़्यादा या किसी के पास कम ऐसी स्थिति ना हो। तो वहाँ पर समाजवादी कृषि संरचना उसको बोला जा सकता है। एक होता है सामंतवादी। सामंतवादी जब मध्यकाल हुआ करता था या बहुत समय प्राचीन काल में जाएंगे तो वहाँ पर भी सामंतवादी व्यवस्था हुआ करती थी। तो बहुत सारे खेतों के ऊपर सामंतों का अधिकार होता था। तो वो सामंतवादी कृषि संरचना थी उस समय। अगला पॉइंट, ग्रामीण वर्ग संरचना का आकार देता है भूमि स्वामित्व, यानी कि भूमि स्वामित्व जो है वो ग्रामीण वर्ग संरचना का आकार देता है। और गांव जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। वो इंडियन GDP के हिसाब से देखा जाए तो करीब करीब 16% का योगदान देता है। और 2011 की जनगणना के अनुसार देखा जाए तो करीब करीब 69% लोग जो हैं गाँव में रहते हैं। अभी वर्तमान में देखा जाए तो ये संख्या हो सकता है कम हो गई हो, क्योंकि जैसे जैसे लोगों का आय बढ़ता जाता है वैसे वैसे लोग शहरों की ओर पलायन करते हैं। तो हो सकता है ये संख्या और ज़्यादा कम हो गई हो, यानी कि शहरों में लोगों का पलायन और ज़्यादा बढ़ गया हो, ऐसी स्थिति हो सकती है। लेकिन जब 2020-21 का जब जनगणना रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा। लेकिन एक विशाल आबादी जो है गांव में रहती है और बहुत सारे लोगों को गांव की कृषि की वजह से उनको रोज़गार मिलता है। जो भूमि स्वामित्व होता है वो अलग अलग असमान तरीके से वितरित हो सकता है, जैसा कि पहले बताया। एक तो वर्ग आधारित हो सकता है, जाति आधारित हो सकता है। वर्ग आधारित मतलब कि जैसे मान लीजिए कोई श्रमिक वर्ग है तो हो सकता है कि उसके पास कम भूमि हो,
या अगर कोई मालिक का वर्ग हो, जो नियोक्ता हैं, बिजनेसमैन हैं, हो सकता है उनके पास ज़्यादा भूमि हो। और जाति आधारित देखा जाए तो उच्च जाति के पास हो सकता है ज़्यादा भूमि हो, निम्न जाति के पास, कथित रूप से निम्न जाति के पास कम भूमि हो। लिंग आधार पर देखें तो पुरुषों के पास जो है भूमि का स्वामित्व होता है, उनके ऊपर अधिकार, वही अधिकार करते हैं भूमि के ऊपर। तो हो सकता है कि पुरुष के पास ज़्यादा भूमि हो, महिला के पास ना हो। हालांकि महिलाओं को भी संपत्ति में समान अधिकार देने की बात कही गई है, कानून है इसके ऊपर। लेकिन समाज जो है इस चीज़ को अभी भी थोड़ा सा मानने से इनकार करता है, या फिर थोड़ा सा झिझक करता है कि हम महिलाओं को अधिकार देंगे संपत्ति में। तो इस आधार पर देखा जा सकता है कि महिलाओं को संपत्ति में कम अधिकार मिलता है, जिससे कि भूमि स्वामित्व में महिलाओं का जो रिप्रेजेंटेशन है वो कम हो जाता है, जिससे कृषि संरचना कुछ इस प्रकार से बन जाती है। कृषि में देखें तो 3 प्रकार के किसान होते हैं। एक ज़्यादा उच्च किसान होते हैं, मध्यम किसान होते हैं, एक सीमांत किसान होते हैं। तो उच्च और मध्यम किसान जो हैं उनको ज़्यादा लाभ मिलता है खेती के माध्यम से, क्योंकि वो ज़्यादा निवेश करते हैं तो ज़्यादा लाभ कमाते हैं। लेकिन जो सीमांत किसान होते हैं वो कम निवेश करते हैं, उनके पास थोड़ी सी भूमि होती है, और कभी कभी मौसम ख़राब हो गया या सूखा पड़ गया या बाढ़ आ गया तो उनका वो भी फसल चौपट हो जाता है, तो वो गरीब रह जाते हैं, उनको हानि हो जाता है कई बार। औपनिवेशिक कृषि संरचना के बारे में अगर बात करें कि जब उपनिवेश था, भारत में अंग्रेजों का शासन था, तो उस समय किस प्रकार से कृषि संरचना हुआ करती थी। तो उसमें देखा जाए तो जमींदारी व्यवस्था हुआ करती थी। जमींदारी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था, 3 प्रकार की व्यवस्थाएं थीं जब अंग्रेज़ों का, ब्रिटिशों का शासन भारत में था। तो सबसे ऊपर जो था वो ब्रिटिश का कोई रूलर हुआ करता था, उसके नीचे एक जमींदार, किसी क्षेत्र विशेष के लिए जमींदार को नियुक्त कर दिया जाता था। जमींदार जो हैं किसी अन्य व्यक्ति को राजस्व संग्राहक के लिए नियुक्त कर लेते थे, जिनको कभी कभी उप सामंतवाद भी कह सकते हैं, कि उप सामंत की श्रेणी में उनको रखा जाता था। तो ये लगान को जो है ज़्यादा मात्रा में वसूलते थे। जैसे राजा है, राजा ने नियुक्त कर दिया कि फला क्षेत्र के लिए इस इस जमींदार जो है वो लगान को, टैक्स को वसूलेगा। अब वो जमींदार अपने अंडर में बहुत सारे सामंत को रख लिया कि आप जा कर के राजस्व का वसूली कीजिए। जब बहुत सारे सामंत हो जाएंगे तो वो क्या करेंगे, टैक्स ज़्यादा मात्रा में बढ़ाएंगे, क्योंकि जब वो ज़्यादा मात्रा में टैक्स कलेक्ट करेंगे तो जमींदार को जब देंगे तो थोड़ी मात्रा में उनको उसमें पैसे उनको भी चाहिए। फिर जमींदार के पास जब पैसे आएंगे तो जमींदार को भी पैसे चाहिए, फिर बचे हुए पैसे को रूलर के पास भेजेंगे। तो इस प्रकार से जब पैसे का अधिक जगह पे जब बंटवारा होने लगता है तो टैक्स जो है उसको बढ़ाना स्वाभाविक ही बात है। तो इस प्रकार से जमींदार और उप सामंतवाद जब धीरे धीरे बढ़ता गया तो लोगों के ऊपर टैक्सेशन जो है ज़्यादा बढ़ता गया, जिससे कृषक की जो आय है वो बहुत ज़्यादा कम होती गई। तो इस प्रकार से उपनिवेशिक कृषि संरचना थी। AR देसाई जो कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में बहुत काम किए, 1948 में उन्होंने बताया, AR देसाई ने 1948 में बताया था कि 1921 से 1931 के बीच में, यानी कि इन 10 सालों के बीच में जो कृषि संरचना थी उसमें क्या बदलाव आए थे। अब जब ये रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, जमींदारी, ये सारी प्रथाएं थी, तो 1921 से 31 यानी 10 साल का एक केस स्टडी किए रहे होंगे AR देसाई साहब। तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला था कि खेती छोड़ने वाले भूस्वामी जो थे, यानी कितने ऐसे भूस्वामी हैं जिन्होंने खेती ही छोड़ दी, तो 41 लाख लोगों ने इन 10 सालों के बीच में खेती छोड़ दी। इससे पहले के सालों में 37 लाख लोगों ने खेती छोड़ी थी, यानी कि हम कह लें कि 1911 से 21 के बीच में करीब 37 लाख लोगों ने छोड़ी थी। लेकिन 1921 से 31 के बीच में 41 लाख लोग, यानी 4 लाख अधिक लोगों ने खेती छोड़ दी थी। मज़दूरों की संख्या बढ़ गई इन 10 सालों के बीच में। पहले 2.2 करोड़ जनसंख्या हुआ करती थी मज़दूरों की, लेकिन वो बढ़ करके 3.4 करोड़ हो गई। और जो काश्तकार थे, काश्तकारों की संख्या जो है वो घट गई। पहले 7.5 करोड़ थी, फिर बाद में 6.5 करोड़ हो गई इन 10 सालों के बीच में। तो इस प्रकार से उपनिवेश काल में कृषि संरचना इस प्रकार से हुआ करती थी। तो अभी इस वीडियो में इस पहले ही प्रश्न को लेते हैं कि भूमि स्वामित्व के विभाजन के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो कृषि संरचना इसमें सही उत्तर हो जाएगा। आगे के सभी वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और अपने
साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।